नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। जैसा कि आप सभी को विदित है, आजकल हमारी चर्चा परिचर्चा लघु पाराशरी पर चल रही है और अपनी वीडियो के माध्यम से लघु पाराशरी के सिद्धांतों को, लघु पाराशरी के नियमों को, लघु पाराशरी के सूत्रों को समझने का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। संज्ञाध्याय पूर्ण होने के पश्चात अब हम सभी लोग योगाध्याय की चर्चा करते हैं और योगाध्याय के नियमों को, योगाध्याय के सूत्रों को, योगाध्याय के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। योगाध्याय के प्रथम श्लोक में शास्त्रकार के द्वारा केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान की चर्चा परिचर्चा की गई। आप सभी लोगों ने संज्ञाध्याय में एक श्लोक अवश्य रूप से सुना होगा। आप सभी लोगों ने संज्ञाध्याय में एक श्लोक अवश्य रूप से पढ़ा होगा कि न दिशन्ति शुभम निर्णहम सौम्यः केंद्रधिपायधि क्रूराश्चेत अशुभम येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। पूर्व की वीडियो में इस श्लोक के भावार्थ को, इस श्लोक के आशय को भली भांति आप सभी लोगों को सरलता पूर्वक समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया था। इस श्लोक के आशय में शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह केंद्राधिपति होकर के शुभ कारक नहीं होते और जन्म कुंडली के केंद्र स्थानों में पापी ग्रह केंद्राधिपति होकर के पाप कारक नहीं होते। पापी ग्रह केंद्राधिपति होकर के पाप कारक क्यों नहीं होते, तो इसके प्रत्युत्तर में संज्ञाध्याय के 12वें श्लोक में शास्त्रकार ने लिखा कि कुजस्य कर्म नेतृत्वं प्रयुक्ता शुभकारिता त्रिकोणस्यापि नेतृत्वेन कर्मेशत प्रभावतः। जो नैसर्गिक पापी ग्रह है, अगर वह केंद्र स्थान के स्वामी हो, केंद्र स्थान के अधिपति हो और केंद्र स्थान के अधिपति होने के साथ साथ वही पापी ग्रह जो कैसा है, जो नैसर्गिक पापी ग्रह है, वह त्रिकोण स्थानों का भी स्वामी है, तो निश्चित रूप से अपनी दशा अंतर्दशा में वह नैसर्गिक पापी ग्रह जातक को शुभाशुभ फल प्रदान करवाने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और योगाध्याय के प्रथम श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेत विशेषा फलदायकः। शास्त्रकार ने योगाध्याय के प्रथम श्लोक के माध्यम से केंद्र त्रिकोण राजयोग की चर्चा परिचर्चा करी। हम सभी जानते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग कितना सर्वश्रेष्ठ राजयोग है। जब केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी एक साथ युति करके विराजमान होते हैं, जन्म कुंडली के एक साथ श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान होते हैं, तो इन दोनों ग्रहों की युति से केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बनता है। और साथ ही साथ जब केंद्र स्थान और जन्म कुंडली के त्रिकोण स्थानों के स्वामियों का आपस में परिवर्तन होता है, यह स्थिति भी शास्त्रकारों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। हमारे शास्त्रकार लिखते हैं कि केंद्र स्थानों के स्वामी का संबंध यदि जन्म कुंडली के त्रिकोण स्थानों के स्वामियों के साथ में हो जाए, या केंद्र स्थानों के स्वामियों का परिवर्तन त्रिकोण स्थानों के स्वामियों के साथ में हो जाए, तो इसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग हमारे शास्त्रकारों के द्वारा दिशा निर्देशित किया गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से केंद्र और त्रिकोण की चर्चा परिचर्चा हमारे शास्त्रकार के द्वारा की गई कि सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ राजयोग है वह केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बनता है। तो केंद्र और त्रिकोण स्थानों के स्वामियों का यदि संबंध हो और साथ ही साथ यदि उनका परिवर्तन भी हो रहा हो, तो इसे सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर बलि केंद्रेश, तो प्रबलाश्चोत्तरोत्तराम के माध्यम से बलि केंद्र की चर्चा हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया था कि चतुर्थ स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का सप्तम स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का दसम स्थान बलि होता है। उसी प्रकार केंद्र के लिए कहा कि जन्म कुंडली में पंचम स्थान की अपेक्षा जन्म कुंडली का नवम स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। बलि केंद्र और बलि त्रिकोण चाहे त्रिक स्थानों के स्वामी क्यों ना हो, अगर इनका सहवास, इनका संबंध सर्वश्रेष्ठ है, तो निश्चित रूप से जातक को दशा अंतर्दशा में शुभ फल यह प्रदान करने वाले होंगे, इसमें भी कोई संदेह की स्थिति नहीं है। तो योगाध्याय के प्रथम श्लोक को हम सभी लोगों ने समझा। दूसरे श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिखते हैं कि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्तः वपि स्वयं संबंध मात्रात् बलिनो भवेताम योग कारकौ। इस श्लोक के माध्यम से शास्त्रकार लिख रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी, हम सभी जानते हैं केंद्र स्थान 1 4 7 10 और त्रिकोण स्थान पंचम और नवम। केंद्र स्थान के स्वामी चाहे कितने ही पाप प्रभाव में क्यों ना हो,
अशुभ ग्रहों के साथ संबंध क्यों ना हो रहा हो, और साथ ही साथ त्रिक स्थानों के स्वामियों के साथ संबंध क्यों ना हो रहा हो। अगर केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी त्रिक भाव में ही क्यों ना बैठे हुए हों, अगर संबंध इनका सर्वश्रेष्ठ है तो संबंध के सर्वश्रेष्ठ होने से यह ऐसी स्थिति में भी योग कारक कहे गए हैं। अब संबंध की चर्चा आई तो कितने प्रकार का संबंध होता है, तो शास्त्रकारों के द्वारा अनेक प्रकार का संबंध अनेक ज्योतिष के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में प्रदर्शित किया गया है, उल्लेखित किया गया है, उद्धृत किया गया है। कुछ संबंधों की चर्चा मैं आप सभी के समक्ष करता हूं। उसमें से पहला संबंध है सहवास संबंध। हमने समझा कि केंद्र और त्रिकोण स्थान के स्वामी चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, अशुभ क्यों ना हो रहे हों, अस्त क्यों ना हो रहे हों, नीच क्यों ना हो रहे हों, लेकिन जहां पर ये बैठे हैं उस स्थान का संबंध सर्वश्रेष्ठ है, तो उस स्थान के संबंध के सर्वश्रेष्ठ होने से यह भी अपनी दिशा अंतर दिशा में योग कारक होते हैं। तो पहला संबंध कहा सहवास संबंध। अगर केंद्र स्थान का स्वामी अथवा त्रिकोण स्थान का स्वामी, जिस भी भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, उस स्थान का स्वामी जिस ग्रह के साथ में युति करके बैठा है और जिस ग्रह के साथ उसकी युति है, वह युति को प्राप्त होने वाला ग्रह यदि शुभ स्थानों का स्वामी हो, त्रिकोण स्थानों का स्वामी हो, अथवा केंद्र स्थानों का स्वामी हो, अथवा लग्न स्थान का स्वामी हो, और जिसके साथ उसकी युति हो रही है उसके साथ उसकी परस्पर मित्रता हो, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में चाहे वह केंद्र का ग्रह नीचे ही क्यों ना हो, जिसके साथ उसका संपर्क हो रहा है, जिसके साथ उसका सहवास संबंध हो रहा है, तो सहवास संबंध होने के कारण वह अपनी दिशा अंतर दिशा में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला ही होगा, इसमें कोई संदेह की स्थिति नहीं है। दूसरा कहा परस्पर स्थान स्थित संबंध। परस्पर स्थान स्थित संबंध क्या है? जिस भी ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस भी भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, केंद्र और त्रिकोण के भावों की चर्चा विशेष रूप से हो रही है, तो केंद्र और त्रिकोण के भावों में से जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, उस भाव में जो राशि है, उस राशि के साथ उस ग्रह की कैसी स्थिति है। अगर उसके साथ उसकी नैसर्गिक शत्रुता है अथवा उसके साथ उसकी नैसर्गिक मित्रता है, इस आधार पर उसका शुभाशुभ फल कथन कहना चाहिए। यह परस्पर स्थान स्थित संबंध। तीसरा कहा अन्यतर स्थान स्थित संबंध। जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, उस भाव का भावपति किस स्थान पर विराजमान है, और जिस स्थान पर विराजमान है उस स्थान के साथ क्या उसका तात्कालिक मित्रता हो रही है, अथवा जिस भाव पर वह विराजमान है, जिस भाव के भावेश के साथ वह विराजमान है, या जिस भाव के भावेश पर वह विराजमान है, क्या भावेश के साथ उसकी मित्रता है या नैसर्गिक शत्रुता है या समता है, इसके आधार पर फल कथन कहना चाहिए। तीसरा कहा परस्पर दृष्टि संबंध। जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, उस भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या सर्वश्रेष्ठ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इस स्थान पर उसका विचार करना चाहिए। चौथा कहा अन्यतर दृष्टि संबंध। क्या अन्य स्थानों से भी किसी ग्रह की दृष्टि उस स्थान पर पड़ रही है, उस ग्रह पर पड़ रही है। किस ग्रह पर? केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों पर। अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से दशा अंतर दशा में यह ग्रह जातक को सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करवाने वाले होंगे। तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से योगाध्याय के 2 श्लोकों को समझाने का प्रयास मैंने आप सभी के समक्ष कहा। कल की वीडियो में मैंने आप सभी के समक्ष कहा था कि अपनी वीडियो के माध्यम से केवल इन सूत्रों के, इन नियमों के अर्थों को समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी मेधा शक्ति के द्वारा इन सूत्रों पर पुनः अनुसंधान करेंगे और ऐसे लोगों का संपर्क करेंगे जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, जो ज्योतिष के नियमों को, ज्योतिष के सिद्धांतों को समझने में सर्वसमर्थ हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों का संग करने के पश्चात यह सूत्र आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर संग करने के पश्चात भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पादम काल क्रमेण च, एक समय ऐसा आएगा जब आपने इनका अभ्यास किया, अभ्यास के प्रभाव से, काल के क्रम से वह आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगे।